विनस्मा एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से संबंधित एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज के संदर्भ में वैश्विक उष्मीकरण का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। देखते हैं ऑप्शन की बात करें तो निम्न दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर वैश्विक उष्मीकरण से तात्पर्य है आपका ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, इसको समझिए। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण यहाँ पर क्या बताया गया है? देखा जाए ऑप्शन तो इसका आंसर होगा आपका बढ़ती CO2 का कॉन्सेंट्रेशन अर्थात सांद्रता। ठीक है, यदि हम लोग बात करें कि ग्लोबल वार्मिंग में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज जो होती है वह लगभग आपका 55% होती है। जिस तरह से मानवीय गतिविधियां या फिर प्राकृतिक गतिविधियां के कारण CO2 की मात्रा में इजाफा हो रहा है, उसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या दिनों दिन बढ़ते जा रही है। इससे ग्लेशियर के बर्फ भी क्या हो रहे हैं, पिघलते जा रहे हैं, जिसकी कि समुद्र का जो जल स्तर है वह पहले की तुलना में बढ़ रही है। अर्थात इसे हम लोग एक जल संकट के तौर पर ले सकते हैं। तो यह ग्लोबल वार्मिंग के एक प्रभाव है जिसे आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। देखते हैं अगला, एक जैव निम्नीकृत प्रदूषक है। सबसे पहले जैव निम्नीकृत प्रदूषक को जान लेते हैं कि आखिर में यह क्या होता है। तो ऐसे पोल्यूटेंट, ऐसे प्रदूषक को हम लोग जैव निम्नीकृत प्रदूषक कहेंगे जो वातावरण में जैविक क्रिया के परिणाम स्वरूप अपघटित हो जाते हैं या डिकम्पोजिट हो जाते हैं। इस तरह के प्रदूषक को हम लोग जैव निम्नीकृत प्रदूषक के नाम से जानते हैं। और यह जो पोल्यूटेंट जो होती है यह आपको ज़्यादा हानिकारक देखने को नहीं मिलेगी, अर्थात इसका परिणाम जो होती है वह कम हानिकारक की तरफ होती है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग जैव अनिम्नीकृत प्रदूषक की बात करें तो यह प्रदूषक क्या होती है, जैविक क्रिया के परिणाम स्वरूप यह अपघटित नहीं हो पाती है। परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं कि इस तरह की जो भी प्रदूषक जो होती है यह अत्यधिक मात्रा में हानिकारक होती है। ठीक है, यदि हम लोग बात करें कि अनिम्नीकृत प्रदूषक की एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, तो जैसे कि आपका कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सभी आपके अनिम्नीकृत प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। यदि हम लोग इसी तरह से जैव निम्नीकृत प्रदूषक की बात करें तो आपका देखिए यहाँ पर DDT जो होती है यह आपका अनिम्नीकृत प्रदूषक है। इसे जैविक क्रिया के द्वारा, ठीक है, इसे अपघटित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए यह हम अनिम्नीकृत है। उस तरह से पॉलीथीन जो होती है यह भी अनिम्नीकृत है। पेन उद्योग के बही स्त्राव अर्थात पेन उद्योग से जो भी केमिकल जो बना हुआ होता है, जो उस एक्सक्रिएशन जो होती है वह भी आपका अनिम्नीकृत प्रदूषक के अंतर्गत आता है, जिसे हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपका निम्नीकृत प्रदूषक के अंतर्गत म्यूनिसिपल सीवेज। ठीक है, मतलब नगर पालिका का जो भी आपका नाली जो होती है उसमें जो भी आपका प्रदूषक के रूप में काम करते हैं वह जैविक क्रिया के परिणाम स्वरूप अपघटित हो जाते हैं, जिसके कारण नुकसान हमको बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यह आपका जैव निम्नीकृत प्रदूषक के अंतर्गत आ जाता है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि वायु प्रदूषण जैसे जिनसे अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा से तात्पर्य होगा आपका एसिड रेन किससे होती है, इसको यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग बात करें कि वायु प्रदूषण में से कौन सी ऐसी गैस हैं जो कि अम्लीय वर्षा को उत्पन्न करती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा और आपका सल्फर डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, ये पानी से क्रिया करके आपका नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये तो वायु प्रदूषण तो करते ही करते हैं, इसके साथ साथ अम्लीय वर्षा को भी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है आपका ऑप्शन नंबर C, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए इल्डेड इसके अंतर्गत नहीं आएगा, ये ऑप्शन में एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका NO2 और SO2 ही होगा। ठीक है,
चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर, दफ्तरों में उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण का स्तर सामान्यतः क्या होता है? यह क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। दफ्तर मतलब आपको पता ही हो कि ऑफिस, ठीक है। अब ऑफिस में किस तरह से यहाँ पर शोरगुल होता ही रहता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का भी यहाँ पर आवागमन होता रहता है, ठीक, जिसके कारण एक प्रकार की ध्वनि प्रदूषण को उत्पन्न वहाँ पर देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। 40 डेसिबल, इसी से क्या होती है, स्तर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके संबंधी एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है कि ध्वनि प्रदूषण का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, ठीक है। तो आपको आंसर होगा डीबी, जैसे हम लोग डेसिबल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ हम कुछ अन्य तथ्य के बारे में भी जानने चाहें तो आपको पता हो कि मनुष्य की जो सुनने की क्षमता होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक रहती है, ठीक है, जिससे हम लोग श्रव्य ध्वनि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यदि 20,000 से यदि ज़्यादा होता है उसे हम लोग पराश्रव्य ध्वनि के नाम से जानते हैं, और 20 हर्ट्ज से यदि कम रहता है तो उसे हम लोग अश्रव्य ध्वनि के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मनुष्य जो भी ध्वनि जो सुनाई देता है उसको, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी जो होती है वह आपका 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ही रहती है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक या 20 हर्ट्ज से कम यदि कोई भी ध्वनि रहेगी तो मनुष्य वह सुन नहीं पाता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि मनुष्य की श्रव्य सीमा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक रहती है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। ओके, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर दिया गया कि मिनी माता रोग किसके उपभोग के कारण हुआ था? तो देखा जाए तो मैंने, है ना, इसी तरह क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी जिक्र हो चुका है। तो मिनी माता रोग के बारे में यदि देखा जाए तो यह आपका पारा, ठीक है, जिसे हम लोग मरकरी के नाम से भी जानते हैं, इसी के परिणाम स्वरूप ही मिनी माता रोग हुआ था, ठीक है। आखिर में हुआ क्या था कि जो पारा जो है ये जल में घुल गया था, ठीक है। जो समुद्र की जो जल होती है उसमें ये घुल गया था, तो जल में रहने वाले जो भी जीव जंतु हैं, है ना, जिसमें से आपका मछली भी शामिल है, तो मछली जल का सेवन करते हुए वह पारा युक्त हो गई, ठीक है। अब पारा युक्त मछली का सेवन मानव ने किया, अब मानव ने किया तो उसे एक रोग हुआ, है ना, तो उस रोग को ही हम लोग मिनी माता रोग का नाम दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि पारा के सेवन करने से ही जो रोग की उत्पत्ति होती है उस रोग को हम लोग मिनी माता रोग के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक और रोग था जिससे जो कैडमियम के कारण होता था, ठीक है। तो कैडमियम के कारण जो भी रोग जो होता है उससे हम लोग इटाई रोग के नाम से जानते हैं। इसका चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी किया था, है ना। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि प्रदूषण का प्रभाव निम्न पर पड़ता है, ठीक है। तो यदि देखा जाए तो जो पॉल्यूशन जो वातावरण में हो रही है उसका सबसे बड़ा जो प्रभाव आपका इकोलॉजी सिस्टम पर ही पड़ता है, और इकोलॉजी सिस्टम जो होती है एक प्रकार की बैलेंस स्तर पर रहती है। यदि इकोलॉजी सिस्टम बिगड़ जाएगा तब की जो कंडीशन जो होगी वह आपको बहुत अलग तौर पर दिखाई देगी। जो संतुलन की स्थिति में आपको जो व्यवस्था सदियों से चलती आ रही है उसमें आपको व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेगी। आपका खाद्य श्रृंखला का जो भी चेन जो बनता है उसमें भी आपको इफेक्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। मानव जीवन पर भी इसका बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ेगा यदि इकोलॉजी सिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा तब, ठीक है। बैलेंस तक तो ठीक है, परंतु पॉल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, इकोलॉजी जो सिस्टम जो हो रही है वह आपका गड़बड़ा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, जिस तरह से मानव के द्वारा खेतों में डीडीटी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। डीडीटी का जैसे ही प्रयोग करते हैं तो जो भी पशु पक्षी जो होते हैं वह फसलों को एक प्रकार के नुकसान पहुंचाते हैं और उनको ग्रहण करते हैं भोजन के तौर पर, ठीक है। जैसे ही वे फसलों को खाते हैं तब भी स्थिति में जो डीडीटी जो रसायन है वह भी जानवरों के पेट में चला जाता है, ठीक है, जो कि यह नुकसान करता है, ठीक है।
और सबसे जानने वाली बात यह है कि जो DDT जो होती है यह मानव के पोषक तत्व में शामिल जो फैट्स जो होते हैं, जो वसा जो होती है, यह इसमें घुलनशील होता है। ठीक है, घुलनशील होने के कारण क्या होता है, यह बहुत ही जल्द अपना प्रभाव डालता है, जिसके कारण मानव की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो इसी का शिकार बहुत सारे पशु पक्षी भी होते हैं जो अभी विलुप्त के कगार पर हैं। ठीक है, आपने नाम सुना होगा गौरैया का। गौरैया अभी उसकी मात्रा आपको देखने को ही नहीं मिल पाएगी। पहले क्या होता था कि प्रत्येक घर में गौरैया का एक वास होता था, परंतु अभी वर्तमान कंडीशन में देखा जाए तो जो पॉल्यूशन जो हो रही है ना, उसके चलते गौरैया विलुप्त के कगार पर है। कहीं कहीं पर देखने को मिलेगा या फिर आपको ना के बराबर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यह आपका जो इकोलॉजी जो सिस्टम है उसको अनबैलेंस करने के काम कर रहा है, असंतुलन करने के काम कर रहा है। तो इससे जाहिर सी बात है आपका जो खाद्य श्रृंखला है इसमें आपको बुरा इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रदूषण का सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ता है वो आपका इकोलॉजिकल सिस्टम पर ही पड़ता है। ठीक है, ओके, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि एक प्रक्रिया जिसमें सूक्ष्म जीवों का उपयोग औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों को कम हानिकारक अथवा हानि रहित पदार्थों में बदलने में होता है। इसकी बात करें तो क्या बोला गया है कि यहाँ पर कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसका प्रयोग करके जो भी इंडस्ट्रियल जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको तब्दील किया जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है, ताकि वह कम नुकसानदायक हो। तो जो प्रोसेस जो चलता है उसे हम लोग बायो रीमेडिएशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए आप लोग, क्योंकि यह एक प्रकार का आपका जो जल प्रदूषण को कम करता है। कौन सा? बायो रेमेडिएशन। ठीक है, ओके, इसको ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए अगला, गैसें जिन्हें हम लोग ग्रीन हाउस गैसें के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका जिक्र मैंने पहले भी किया था। हम लोग ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो यह आपका जैसे कि आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। ठीक है, इससे सबका कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गया, जो कि एक महत्वपूर्ण कारक है। इसका जो परसेंटेज देखा जाए तो आपका लगभग 55% देखने को मिलेगा। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। ठीक है, इससे आप देखा जाए तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, जल वाष्प भी इसके अंदर शामिल है, जो हम H2O से प्रदर्शित करते हैं। तो ये सब आपके ग्रीन हाउस गैसें के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान यह देना है कि यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है, अर्थात N2O नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं, इसलिए इस कन्फ्यूजन को आज ही दूर कीजिए। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रयोग होता है, न कि नाइट्रस ऑक्साइड प्रयोग होता है। ठीक है, तो इन सब हम लोग गैसों के बारे में देखें तो आपको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिलेगा? तो आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में ही ये सब उत्तर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, SO2 प्रदूषण पौधे की किस भाग को प्रभावित करता है? ठीक है, SO2 की बात करें बहुत सारे इफेक्ट डालता है, पौधों के साथ साथ मानव को भी बहुत सारे इफेक्ट डालता है। ठीक है, यदि पौधों की बात करें तो ये आपका डायरेक्ट क्लोरोप्लास्ट में इफेक्ट डालता है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि पौधे के जो क्लोरोप्लास्ट जो भाग होता है उसी में क्या होता है, भोजन बनाने की क्रिया संचालित होता है। यदि भोजन बनाने की जो क्रिया संचालित वहीं पर जहाँ पर होता है, यदि वह रुक जाता है तो इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? आपके पौधे पर पड़ेगा। ठीक है, अब पौधे पर इफेक्ट पड़ेगा, क्या होगा? पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे। अब पौधे यदि भोजन नहीं बना पाएंगे तो उनका ग्रोथ कैसे होगा? उनका ग्रोथ भी क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ठीक है, अब ग्रोथ रुक जाएगा तो क्या होगा? उनमें अलग से रिप्रोडक्शन करने की क्षमता भी नहीं हो पाएगी, जिसे हम लोग जनन शक्ति भी कहते हैं, वो भी रुक जाएगी। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है यह एक प्रकार का पॉल्यूटेंट तो है ही है, परंतु यह पौधों के लिए बहुत ही हानिकारक है। ठीक है, जिसका जिम्मेदार मानव ही है। ठीक है, और कुछ प्राकृतिक कारण भी हैं, दोनों हो सकते हैं। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि यह
क्लोरोप्लास्ट पर बहुत इफेक्ट डालता है, जो कि एक इसके दुष्प्रभाव है। ठीक है, देखिए अगला, 70 से 90 डेसिमल तक की औसत ध्वनि होती है। ठीक है, तो देखा जाए तो ये बहुत ही अधिक प्रबल होती है। ठीक है, मतलब बहुत ही अधिक मात्रा में होती है। एक प्रकार का रेंज दिया गया है यहाँ पर, जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि किसकी जो प्रबलता है किसके अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, यही था आज का हमारा टॉपिक। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं तो आपको सूचना प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।